हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर श्रुति सिंह और मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 11th 12th की बायोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए और नेट एग्जाम के लिए। अलग अलग वीडियोज़ में हम अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल, जो कि बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल, जैसा कि नाम ही है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं, व्हेन वी लिव अराउंड, हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जिसमें से कुछ लिविंग होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग सेल को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग? तो यस, उसका आंसर है सेल। सेल जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है। तो सेल होता क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स और एनी बैक्टीरिया और प्लांट्स, एनीथिंग जिसमें जान है, उसको अगर हम लोग कट करें तो सबसे छोटा पार्टिकल जो हम लोग को मिलेगा, सबसे छोटा यूनिट जो मिलेगा, वो जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर, वो सेल होगा। जैसा हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाता है। तो सबसे छोटा यूनिट जो क्या है, वो स्ट्रक्चरली सेल है। और फंक्शनल यूनिट मीन्स, फंक्शनल सबसे छोटा यूनिट जो है, दैट इज फंक्शनली एक्टिव। फंक्शनली एक्टिव का क्या मतलब है कि एक सेल जो है वो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो अकेले एग्जिस्ट करता है और वो सारे लाइफ प्रोसेस कर सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग्स को या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे बॉडी को क्या क्या ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की, ऑक्सीजन की, मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, वो सारे फंक्शंस अकेले एक सेल में भी हो सकते हैं। इसलिए कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल से भी बने हुए हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म और बाकी मल्टी सेलुलर भी हैं। तो सेल इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और केपेबल ऑफ डूइंग इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस और वेस्ट का निकलना, ये सारे। ठीक है। सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो टू टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेल्स में कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, और कुछ जैसे ह्यूमंस बीइंग्स और हायर प्लांट्स और फंगाई, ये सब मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक है। इन सब पे बेस्ड एक सेल थ्योरी आई कि प्लांट्स और एनिमल्स बने कैसे हैं, सेल थ्योरी। तो एक मिड 18th सेंचुरी के मिड में एक साइंटिस्ट थे, दैट इज मैथियस शिल्डन, जो कि जर्मन बोटैनिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी की और बताया कि जो प्लांट है वो प्लांट सेल से बना हुआ होता है। प्लांट के जो पार्ट्स है वो सेल से बने होते हैं, जो कि प्लांट के टिश्यूज बनाते हैं। फिर उसी टाइम पे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, स्वान, दैट इज थियोडर स्वान। वो स्टडी कर रहे थे बहुत सारे एनिमल्स पे और उन्होंने बताया एनिमल सेल्स के अराउंड एक थिक के कवर पे एक थिक कवर होती है, जिसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बाद में इन दोनों की स्टडी के बेस पे एक हाइपोथेसिस दिया गया कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, या तो वो सेल से बने हैं या सेल के प्रोडक्ट में। लेकिन इस स्टडी का एक ड्रॉबैक था कि ये क्या नहीं बता पाए कि वो सेल्स जो आए हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स आए कहाँ से हैं। सेल से बने हैं ये तो उन्होंने बताया, लेकिन वो सेल्स आए कहाँ से हैं। फिर एट द सेम टाइम कि 1855 में एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चर। तो इन दोनों की रिसर्च को स्टडी करके उसको मॉडिफाई किया और एक हाइपोथेसिस दी कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सेल से बने हुए होते हैं।
तो पहला तो यही पॉइंट कि ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। और जो इसका भी आंसर दिया कि ये सेल्स आते कहाँ से हैं, तो इन्होंने बताया कि द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर नए सेल्स बनते हैं। इन द ईयर 1855 तो इन्होंने फाइनल सेल थ्योरी दी, जिसको हमने सेलुला ई सेलुला भी कहते हैं, कि द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो हमने अभी तक देखा कि सेल थ्योरी क्या है। अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, कि कोई सेल, एक सेल दिखता कैसा है। तो इसको स्टडी करने के लिए प्लांट में से अनियन पील को लिया गया। अनियन पील प्याज का छिलका, तो अंदर की पतली सी लेयर होती है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। तो उसमें एक हनीकोम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जैसा कि हनीकोम्ब दिखता है वैसा। और एनिमल सेल के लिए ह्यूमन के चिक सेल को अंदर से लिया गया, उसको स्क्रैप करके, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया। तो ये एक ओवरव्यू देखा गया कि एक सेल मोटा मोटा कैसा दिखता है, वो देखेंगे। फिर डिटेल में हम सेल को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर एक आउटर बाउंड्री दिखी, जिसको कहते हैं सेल वॉल। देन एनिमल सेल के अंदर द सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल नहीं दिखी। जो आउटर बाउंड्री थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन की थी। फिर इनसाइड दोनों में सेम ही था। इनसाइड जो होता है वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों में सेम है। फिर इसके जो प्लांट सेल थे, इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी था। द आउटर कवरिंग इज सेल वॉल एंड द इनसाइड इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल्स के सेल में द आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होता, और जो उसके अंदर पे होता है वो क्या, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को हम ऑर्गन इनसाइड सेल्स भी कहते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, जो कि हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, जैसे कि एक वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों होता है। प्लांट में द वैक्यूल इज कवर द 50 to 90% ऑफ द होल सेल। प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। तो मोटा मोटा एक सेल ऐसा हमारा दिखता है। इसके आगे हम लोग डिटेल में अब प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को आगे पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि ओवरव्यू सेल, एक सेल कैसा दिखता है। अब देखिए, आपने पढ़ा था कि सेल्स यूनिसेलुलर हो सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। तो सेल्स भी हैं वो जो है, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जनरली ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। प्रो का मतलब क्या है कि प्रो मीन्स पहले, कैरियन, कैरियोटिक, ये क्या वर्ड, ये वर्ड क्या डोनेट करता है कि कैरियॉन्स में न्यूक्लियस। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत डिफाइंड नहीं होता है। तो इनके प्रोकैरियोटिक के क्या फीचर्स है कि सिंगल सेल से बने होते हैं, इनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एनिकेट स्कैटर्ड होता है, और इनमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो अभी जो सेकेंड जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो कि फंजाई, प्रोटिस्ट और हायर प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब में होते हैं। ये क्या मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। तब हम एक एक करके देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस डिटेल में एक एक करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दिखता कैसा है, जो आउटर लेयर होती है प्रोकैरियोटिक सेल की,
वो कैप्सूल की होती है, कैप्सूल जो कि किससे बना होता है, ग्लाइको कैलिक्स से। उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है, द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ सेल वॉल। उसके अंदर जो एक लेयर होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर एक साथ मिलके एक प्रोटेक्टिव शीट बनाती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव यूनिट और प्रोटेक्टिव शीट। जेनेटिक मटेरियल, जैसा मैं कि पहले ही बताया था कि जेनेटिक मटेरियल कुछ स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म का हो गया, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसमें राइबोसोम्स भी स्कैटर्ड होते हैं। राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, ये 70S राइबोसोम्स होते हैं। S इज द सेल वर्क्स यूनिट। देन एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड इज सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और जो बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं जो क्या रेजिस्टेंट हो जाते हैं एंटीबायोटिक से, वो जनरली इस प्लाज्मिड की वजह से होते हैं। और एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, फ्लैजिला जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया को मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल बनाता है। फ्लैजिला जैसे और भी स्ट्रक्चर होते हैं लाइक फिम्ब्री, फिम्ब्री जो कि स्मॉल हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं, जो बैक्टीरिया को किसी होस्ट सेल से अटैच करने में यूजफुल होते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और जितने भी मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ऐसा दिखता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें तीन आउटर लेयर कैप्सूल और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। अंदर प्लाज्मा में अंदर साइटोप्लाज्म होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो स्कैटर्ड होता है। और राइबोसोम्स होते हैं 70 जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और ये बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, बहुत डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। इनका शेप और साइज भी बहुत वेरी करता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, सबसे छोटा सेल जो होता है वो पीपीएलओ का होता है और अलग अलग डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे कि विब्रियो या फिर स्पाइरिलियम, कोकस और रॉड शेप के ये हो सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसा होते हैं। अब देखेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है, सेल वॉल की आउटर कवरिंग होती है। उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, अंदर फिर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, फिर ये गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। एनिमल सेल भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, तो कुछ कुछ पार्ट जो है वो इसमें नहीं होते, जैसे कि जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, सेल वॉल एब्सेंट होता है, बाकी इंटरनल साइटोप्लाज्म सेम होता है, न्यूक्लियस होता है सेम। जो डिफरेंट है वो सिर्फ प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और कुछ एक ऑर्गेन्स में डिफरेंट अलग अलग होता है। तो अब हम एक एक करके सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में, जो कि सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल यूकैरियोटिक प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल का आउटर जो कवर होता है वो सेल वॉल से बना हुआ होता है। सेल वॉल एक रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, बहुत रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये सेल्स को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है।
सेल 2 तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। जनरली इसका फंक्शन क्या होता है, किस लिए यूज में आता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को, बैरियर बनाता है दूसरे सेल से, बैरियर। और जैसे यहाँ पे दूसरा प्लांट का सेल है, ठीक, तो इनके बीच में एक मिडिल लैमिला करके लेयर होती है, इसको क्या कहते हैं, एक मिडिल लेयर होती है, इसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला। और ये दो सेल्स एक दूसरे से एक ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये जो सेल वॉल है, ये जो एल्गी और साइनोबैक्टीरिया है, इसमें ये मैलन्स और गैलेक्टन से बनी होती है, और ये हायर प्लांट्स में सेल्यूलोज या फिर हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई होती है। तो आउटर कवर क्या हो गया, सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये जनरली सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज से बने होते हैं। उनका फंक्शन होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, बैरियर करना, और दूसरे सेल से इंटरेक्ट करने में, कुछ भी चीज सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल के बाद, वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। एनिमल सेल में ये मोस्ट आउटर कवर होता है, और प्लांट सेल में ये सेल वॉल के बाद का लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली बना हुआ होता है लिपिड्स, प्रोटीन्स और फैट से। लिपिड जो है वो 40% होते हैं, प्रोटीन 55%, और फैट जो है वो 5%। ये इससे बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके स्ट्रक्चर पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए। बहुत जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 1950 में डेवलप हुई, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया गया, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी राय रखी कि ये सेल इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। कुछ ने कहा कि ये लिपिड का बना हुआ है, कुछ ने कहा कि ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो सिंगर एंड निकोलसन 1972 में इन्होंने जो थ्योरी दी, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था एट दैट टाइम का, अकॉर्डिंग टू विच फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर एंड निकोलसन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था। आज भी ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। इसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन ऑफ फ्लूइड की लिपिड्स की मेम्ब्रेन होती है, इसमें मोज़ेक ऑफ प्रोटीन होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये पूरी लिपिड से बनी होती है, और इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर होता है, ये हेडेड पिन का स्ट्रक्चर होता है। ये एक जो स्ट्रक्चर देखेंगे, ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक हेड पार्ट होता है, दिस इज हेड पार्ट, एंड दिस इज अ टेल पार्ट। जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर सॉल्युबल पार्ट होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं बीच बीच में मोज़ेक की तरह। तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक तो पेरिफेरल जो होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, और एक ट्रांसमेम्ब्रेनल इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, जो कि पूरे थ्रू एंड थ्रू द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो लिपिड की डबल लेयर होती है, इसमें टेल पार्ट जो है वो आपस में बीच में मिलके हाइड्रोफिलिक बनाता है।
ये जो है स्ट्रक्चर, ये साइटोप्ला सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे सा स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का होता होगा ऐसा। इनका फंक्शन क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव शीट है जो कि एक सेल को फ्रॉम अंदर के मतलब आईसीएफ को ईसीएफ से सेपरेट करता है, इंटरनल पार्ट ऑफ सेल और एक्सटर्नल का सेल को सेपरेट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में हेल्प करता है। ये मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। इट मीन्स कि ये अलाउ करता है कुछ आयंस को, सारे आयंस, कुछ स्पेसिफिक आयंस के मूवमेंट को अलाउ करता है और कुछ को नहीं करता, स्पेसिफिक होता है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल कहा गया। तो इनका फंक्शन क्या हुआ कि ये एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द ईसीएफ टू द आईसीएफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस में हेल्प करते हैं, सेल को एक स्ट्रेंथ और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे आयंस का मूवमेंट, कुछ आयंस का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन जो कि सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर कम होते हैं। ये सेल का अगर आउटसाइड का हिस्सा हो गया और ये सेल के अंदर, तो आउटसाइड में कुछ आयंस ज़्यादा होते हैं, कुछ अंदर कम होते हैं। फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। कुछ आयंस का मूवमेंट इन प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है कि वो आयंस इन कैरियर प्रोटीन से मिक्सर अटैच हो जाते हैं, फिर ये सेल के अंदर आते हैं। कुछ का अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि सेल के अंदर उनका जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी वो सेल के अंदर आ रहे हैं, तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसमें कि एटीपी का यूज़ होता है, एनर्जी का यूज़ होता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम इसके बाद एक एक अंदर के ऑर्गेनल को धीरे धीरे करके एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अब वी आर मूविंग टुवर्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स सेल, प्लाज्मा मीन्स फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले साइटोसॉल। साइटोसॉल में 90% वाटर होता है प्लस ग्राउंड सब्सटेंस जो जेली लाइक जो मैट्रिक्स बनाता है। देन साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोफिलामेंट के, जिसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, जो सेल को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है, सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। देन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वो सारे साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अंदर आ जाते हैं। देन सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। देन वी फंक्शन, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या क्या होता है? सबसे पहले तो साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस, तो सबसे पहले फर्स्ट इज साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक। देन स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स, जितने भी आयंस होते हैं, स्टोर हाउस ऑफ बायोकेमिकल्स। देन ये इस साइटोस्केलेटन की वजह से जो सेल की इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी या सेल का जो शेप है वो मेंटेन होता है। देन इट प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनल। जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको एक सुटेबल इन्वायरमेंट टू प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट for functioning of this organelle.
then most of the proteins and lipids are synthesized in the cytoplasm. Okay, so this is all about the cytoplasm. सो साइटोप्लाज्म के बाद अब हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल्स. तो अब हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेल्स पे आ जाते हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो पढ़ने के लिए हम डिवाइड करते हैं दो टाइप में, कि विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन और विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन. लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनेल्स हैं इन पे भी आउटर पे एक मेम्ब्रेन होगा. तो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिन पे मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होते हैं. कुछ पे सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब एक मेम्ब्रेन होता है, और कुछ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोल या न्यूक्लियस है. और इनमें मेम्ब्रेन नहीं होता लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वो राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन होते हैं. ठीक, जितने भी ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सबका डिस्टिंक्ट होता है, डिफरेंट होता है. लेकिन कुछ का फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है. कोऑर्डिनेटेड मतलब ये फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो इनमें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इन चारों का फंक्शंस जो है, फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड. ये एक साथ मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम. और बाकी जो रेस्ट बच गए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता, तो हम इनको अलग अलग से पढ़ेंगे. लेकिन इन चारों को हम एक साथ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं. तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, after the development of electron microscopy, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ जो कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. ठीक है, इसके अराउंड ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर, एक द वेरियस ट्यूबुलर और रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से थ्रू एंड थ्रू होते हैं. और इनको ये जो साइटोप्लाज्मिक स्पेस को टू कंपार्टमेंट डिवाइड करते हैं, दैट इज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. जो साइटोप्लाज्म का पार्ट इन रेटिकुलम्स के अंदर में आता है वो ल्यूमिनल होता है, और जो इसके बाहर है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्ट्रक्चर होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज RER एंड SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इन पे अटैच्ड होता है, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने में हेल्पफुल होता है. सो फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इन पे राइबोसोम्स होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस में. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिन पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ये लिपिड सिंथेसाइज करते हैं,
बॉडी में कोई ड्रग हो या टॉक्सिन हो उसे फिर डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ओके, सो आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने के बाद हम आ गए गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइम कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1898 उन्होंने ये डिस्कवर किया गोल्जी बॉडीज को, और उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस रखा। तो गोल्जी एपरेटस ये फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे, कुछ फ्लैट शेप के, कुछ डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पैरेलली एक दूसरे के अरेंज्ड होते हैं, वेसिकल के फॉर्म में भी होते हैं, आफ्टर वन, एक के बाद एक अरेंज होते हैं फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जनरली कंटिन्यूएशन में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना, जो भी चीज़ें, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या बना, मैंने बताया कि अभी प्रोटीन बना, RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, स्मूथ वाले से लिपिड सिंथेसिस हुआ। तो ये जो यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, यहाँ पे सिंथेसाइज मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होने के बाद ये गोल्जी बॉडीज में आते हैं। गोल्जी बॉडीज में क्या, ये मॉडिफाई होते हैं, पैकेज्ड होते हैं, और फिर ये ट्रांसफर होते हैं उधर साइटोप्लाज्म और फिर सेल के बाहर। तो ये जनरली मॉडिफिकेशन का काम करते हैं जो प्रोडक्ट ER में बनते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें दो फेस होते हैं, एक सिस, जो इस तरफ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो इनका फेस है, इसको बोलते हैं हम सिस फेस या फिर और फॉर्मिंग फेस, और जो ऑपोजिट इसका जो फेस होता है, दिस फेस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफेस, जिसको हम लोग और कहते हैं मैच्योरिंग फेस। तो यहाँ पे जो भी लिपिड या प्रोटीन्स बने, ये सिस फॉर्म में एंटर होते हैं। सिस फॉर्म में ये फिर एक वेसिकल्स में मॉडिफाई होके सिस फॉर्म में, या फिर ये ट्रांस फॉर्म से बाहर निकलते हैं छोटे छोटे वेसिकल्स के रूप में। ठीक है, तो ये मॉडिफाई या पैकेज करने का काम करता है। इनका फंक्शन यही होता है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये उनको मॉडिफाई करते हैं और पैकेज करते हैं। सो गोल्जी बॉडीज के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनल आता है वो है जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का थर्ड ऑर्गेनल था, दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं कि जो गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स ये बन के निकलते हैं, ये लाइसोसोम्स भी कुछ इसी से बन के निकलते हैं, इनका ही प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिनमें बहुत सारे इनका हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? जो किसी भी एंजाइम्स जो किसी चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं या डिग्रेड करते हैं, तो इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जैसे कि लाइपेजेस जो है वो लिपिड को डिग्रेड या डिसॉल्व करते हैं। देन प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं। देन जो कार्बोहाइड्रेट वो करते हैं कार्बोक्सीहाइड्रेजेस। तो सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो हम लाइसोसोम को एक जनरल टर्म में सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो गया कि ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स, उनको भी डिग्रेड या डिसॉल्व करने में डिसॉल्व करता है, या फिर जितने भी वॉर्न आउट, जो भी ऑर्गेनल वॉर्न आउट हो चुके हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनल, उनको भी डाइजेस्ट और इंगल्फ करने का काम करते हैं। चलिए, लाइसोसोम दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी फॉर्म है, जो जस्ट गोल्जी बॉडी से निकला हुआ है, जो कि अभी इनएक्टिव है, वो प्राइमरी होता है। सेकेंडरी वाला जब ये किसी फैगोसोम मतलब किसी एक्स्ट्रा मटेरियल से मिलता है, जब ये एक्टिव होता है, तब इसको हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम बोलते हैं।
तो इनका फंक्शन क्या होगा, ये डिग्रेड करते हैं। तो इनका दो टाइप का फंक्शन हो गया, एक हो गया हेट्रोफैगी, जब ये किसी फॉरेन मटेरियल को इनगल्फ करते हैं या डिग्रेड करते हैं, और दूसरा ऑटोफेगी, जब ये खुद के सेल्स को ही डिग्रेड करते हैं, सेल्फ ईटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोफेगी, इसलिए इसे सुसाइडल डेथ भी कहा जाता है। तो ये हो गया लाइसोसोम्स के बारे में। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑर्गेनेल ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में नहीं, वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल दो और एनिमल सेल में भी होता है, पर एनिमल सेल में ये इतना एविडेंट नहीं होता है। प्लांट सेल में ये 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम का, जैसे अगर ये एक प्लांट का सेल है तो ये पूरा 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम वैक्यूल से बना हुआ होता है। एनिमल के सेल में ये बहुत इनएविडेंट होता है। तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। अगर सिंगल सिर्फ हम वैक्यूल को देखें तो इसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनके अंदर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो प्लांट्स के हैं, जो अनयूजफुल प्रोडक्ट है, जो सैप हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे स्टोर्ड होते हैं। इनका फंक्शन सिर्फ स्टोर करना होता है, जो अनयूजफुल प्रोडक्ट है, सैप है, प्लांट्स के अपने अंदर ये स्टोर करके रखते हैं। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और प्रोटिस्टा में एक फूड वैक्यूल होता है जो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल। द नेक्स्ट ऑर्गन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये जो एनर्जी एटीपी चाहिए सेल को या हमारी बॉडी को, ये एटीपी कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। डबल लेयर्ड मतलब दो मेम्ब्रेन होते हैं इसमें। वन इज पहला आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इनर मेम्ब्रेन। ठीक, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। देन ये जो इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन है इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का फंक्शन क्या होता है, क्रिस्टी जो है वो सरफेस एरिया ऑफ जो इनर मेम्ब्रेन है उसको इंक्रीज करता है। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के खुद अपने राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स पर 70S होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक में 80S, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, जो खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। देन इनका फंक्शन क्या होता है कि मेन तो फंक्शन हो गया एटीपी। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है इनमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं अलग अलग एक्टिविटी के लिए। जो मेन फंक्शन हो गया इसका फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस जो होता है, जो फाइनली एटीपी जिसमें प्रोड्यूस होता है वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, एटीपी प्रोड्यूस करना। और एटीपी प्रोड्यूस। जो नेक्स्ट ऑर्गेनल है वह है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जनरली प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स जो है वो स्पेसिफिक पिगमेंट बियर करते हैं। पिगमेंट जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो फोटोसिंथेसिस में है, ये सब प्लास्टिड्स में होते हैं। तो प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। ये हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन होते हैं। ग्रीन क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है। एक सेकेंड टाइप का होता है क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो बेसिकली जो अलग कलर हैं, जो कुछ फ्रूट्स हैं या प्लांट्स हैं जो येलो हैं या फिर ऑरेंज हैं या अलग कुछ कलर के हैं, वो सारे पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस पिगमेंट होता है जो कोई कलर नहीं प्रोवाइड करता। देन प्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है, लेकिन ये इनका फंक्शन क्या होता है कि कुछ कुछ पिगमेंट्स को कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स के स्टोर करके रखता है। तो ये इनमें तीन टाइप के पिगमेंट, तीन टाइप का स्टोरेज हो सकता है। एक अमाइलोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इनमें ये ल्यूकोप्लास्ट अमाइलोप्लास्ट को स्टोर करके रखते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ एक दूसरा सेकेंड वन होता है एलोप्लास्ट जो कि अपने अंदर फैट या ऑयल को स्टोर करके रखते हैं। एंड थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। तो ये हो गया प्लास्टिक फॉर्म में। इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो, कुछ लेंस या हाफ सर्कल शेप का होता है। ये पिगमेंट जो है वो सेल्स होते हैं जिनको हम लोग थाइलोएल्कलॉइड्स कहते हैं। ये कॉइल एक सिक्के की तरह एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए होते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ग्रैनम के थ्रू। ये वो पिगमेंट्स है यहाँ, इन जो स्ट्रक्चर है इनमें पिगमेंट्स जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। The next organelle is ribosomes. Ribosomes are granular structure. जैसे कि हम देखे थे राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर था, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, वो राइबोसोम था। राइबोसोम्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक के अलग होते हैं और यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में ये 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S होते हैं। तो इनके राइबोसोम्स के टू सब यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट। तो 70S में 50S प्लस 30S एंड 80S में 60S प्लस 40S। ये S जो है ये सेडवर्क्स यूनिट होता है, जो सेडवर्क्स यूनिट होता है जो मेजर करता है डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनमें mRNA और प्रोटीन, इसकी mRNA की हेल्प से ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प इज। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के भी डिफरेंट अलग अलग होते हैं। ये आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन होता है। जो हमने स्ट्रक्चर देखा था सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से ये स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। फ्लैजिला एक सिंगल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और सीलिया छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक ग्रोथ होते हैं। सीलिया अगर हम इनका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखें तो ये लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे इनके लॉन्ग एक्सिस पे रन करता है। इनका हम कट सेक्शन देखिए तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रल में ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक ब्रिज से सेंट्रल सीट से कनेक्टेड होते हैं। देन ट्रिपलेट्स 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं इनको। तो ये डबलेट्स ऑफ 90 डबलेट्स मतलब 2 ट्यूब्यूल ऐसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 जगह ये डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो सेंट्रल सीट से रेडियली ऐसे जुड़े हुए होते हैं। इनका ये स्ट्रक्चर होता है। इस अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये भी एक दूसरे से लिंकर्स, इनको हम लोग लिंकर्स कहते हैं। लिंकर्स ये इनका स्ट्रक्चर होता है, इससे अटैच है, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। इनका फंक्शन क्या होता है सीलिया फ्लैजिला का, मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं जनरली किसी भी चीज़ को मोटाइल बनाने में, मूवमेंट में या किसी से अटैचमेंट में यूज करते हैं। ये अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। ओके, देन द नेक्स्ट स्प्यूल
और सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इनका स्ट्रक्चर भी कुछ क्योंकि ये भी बेसल बॉडी से अराइज होते हैं तो इनका भी स्ट्रक्चर कुछ कुछ फ्लैजिला जैसे होता है। इसमें 2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे अटैच्ड होते हैं और ये इनको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। ये सिंगल सेंट्रियोल होते हैं और ये दोनों सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, ये जो पेरीसेंट्रियोलर एरिया है, इन दोनों को मिला के सेंट्रोजोम कहते हैं। मतलब सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर, इसको कंबाइनली हम लोग सेंट्रोजोम कहते हैं। इनका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जैसा कि हमने सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था। इनमें बस सेंट्रल में ये हब होता है और ये 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इसमें डबल था, इसमें ट्रिपल होते हैं, तो ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल होता है और ये 9 होता है। तो 9 प्लस 0 माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट होता है और इनका फंक्शन होता है टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन पे, उनमें ये हेल्प करते हैं। So next we are moving toward our next organelle that is very important, जो कि बहुत important है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि सोचने समझने के लिए, सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। वैसे ही सेल के सारी जो फंक्शंस हैं, जितने भी ऑर्गेनल थे उनके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं इसमें, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, ठीक। इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर जो कि आउटर जो साइटोप्लाज्म है, जैसे कि हमने बताया था कि यहाँ से जस्ट बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चालू हो जाता है, इससे पहले बताया था। तो ये न्यूक्लियर पोर जो है आउटर साइटोप्लाज्म और इनर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर में ये पैसेज होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियर पोर, देन न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो जैसे कि हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा था, जो फ्लूइड सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसमें बहुत सारे सॉल्यूट्स और ऑर्गेनल्स थे, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, जो पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं वो, डीएनए आरएनए के मॉलिक्यूल्स, मेटल्स, आयंस, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस एंड यूक्रोमेटिन। तो ये न्यूक्लियोलस या यूक्रोमेटिन हमको कब दिखाई देता है? जब सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। जब सेल डिवाइडिंग फेज में होता है तो हमको ये एग्जैक्ट ऐसा न्यूक्लियस नहीं दिखता। जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में जाता है, जब हम आगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज कब आ रहे हैं। तो जब नॉन डिवाइडिंग फेज में है तभी हम एग्जैक्ट ऐसा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ पाते हैं, नहीं तो ये नॉन डिवाइडिंग में दूसरे फॉर्म में होता है। फिर ये क्रोमेटिन होता है जो कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम होता है, सभी नॉन डिवाइडिंग में। जब डिवाइडिंग फॉर्म में होता है तो ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, जिनका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, बीच में सेंट्रोमेयर होता है। इसमें ये जो सेंट्रल पार्ट है ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। मतलब क्रोमेटिन जब नॉन डिवाइडिंग फेज में है और जब डिवाइडिंग फेज में है तो वो क्रोमोसोम्स बन गया, क्रोमोसोम्स। सेम ही होता है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। इसमें 2 पार्ट होते हैं क्रोमोसोम्स के, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो नॉन कोडिंग और नॉन ट्रांसक्राइब पार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं होता उसमें की जो इन्फॉर्मेशन है। और जो यूक्रोमेटिन जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये एक्चुअली कोडिंग और ट्रांसकोडिंग पार्ट होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसक्राइब करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन वही डीएनए और
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे सेल चैप्टर के, वो हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर इम्पॉर्टेंट वीडियो। और हम जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।